इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 हाई यील्डिंग टॉपिक्स अपने 10 एमसीक्यूज के जरिए। रोज की तरह आप नोट्स बनाते चलिएगा। एक A4 शीट ले लीजिएगा, उस पर आप सारे पॉइंट्स लिखते जाएंगे। जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि जल मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेंट हैं। आपको पता है कि जितना भी ग्राउंड वाटर हम निकालते हैं उसका 87% केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में कंज्यूम होता है। किसमें? इरिगेशन में। ओके, क्योंकि मेनली हम लोग फ्लड इरिगेशन यूज़ करते हैं और अभी भी ड्रिप और स्प्रिंकलर का कंट्रीब्यूशन, इसका जो शेयर है वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडी जब तक नहीं मिलती तब तक वो काफ़ी ज़्यादा अनइकोनॉमिकल होते हैं। तो कहा गया है आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ये कौन कौन से हैं जो ग्राउंड वाटर को कॉन्टेमिनेट करते हैं। तो ये आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड और नाइट्रेट चारों के चारों ग्राउंड वाटर को कॉन्टेमिनेट करते हैं। नाइट्रेट इंपैक्ट करता है ग्राउंड वाटर को राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में। फ्लोराइड करता है हरियाणा और कर्नाटका में। आर्सेनिक गंगा के फ्लड प्लेन में, ब्रह्मपुत्र रिवर्स के फ्लड प्लेन में, और यूरेनियम राजस्थान और पंजाब में। यूरेनियम का कंटेमिनेशन आपको इसके माइन के अराउंड भी मिलता है। फॉर एग्जांपल झारखंड का जो जादूगोड़ा माइन है उसके अराउंड ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेट है यूरेनियम से। बिहार में भी पाया जाता है। सो 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों करते हैं प्रदूषित ग्राउंड वाटर को। अब इंडिया सबसे बड़ा यूजर है ग्राउंड वाटर का पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अगर 100 लीटर पानी निकाला जाता है तो 100 में से 25 लीटर पानी अकेले भारत निकालता है। टोटल ग्राउंड वाटर का 87% एग्रीकल्चर में खर्च होता है और बाकी 11% डोमेस्टिक सेक्टर में। अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, यहाँ पर वाटर काफ़ी अच्छी है ग्राउंड वाटर की इरिगेशन के लिए, मगर आंध्रा, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पर सोडियम का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो अनसूटेबल मानी जाती हैं इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पर आपने दो बातें क्या सीखी? पहला, कौन कौन सा ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेंट है। दूसरा, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय निकालता है। हमने कल डिस्कस किया था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा निकाले गए, पब्लिश किए गए रिपोर्ट को आज हम कवर करेंगे। IMF कौन कौन से रिपोर्ट निकालता है उसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखो, जो आपका लास्ट वाला है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट है, ये निकालता है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये IMF नहीं निकालता, इसीलिए 4 काट के बाकी जो तीनों है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये तीनों का तीनों IMF पब्लिश करता है। दैट्स वाई A 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। आपको हमने कल बताया था कि IMF का मेन काम क्या है। कोई भी मेंबर कंट्री अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस फेस कर रहा होगा, उसको उससे उबारना, उससे रिकवर कराना, ये IMF का काम होता है। इसीलिए ये चेक करता रहता है कि अलग अलग कंट्री का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का स्टेटस कैसा है, क्या उसका फॉरेक्स रिजर्व, इंपोर्ट कवर सफिशिएंट दे रहा है या नहीं। ओके, अगला सवाल है, हमारे यहाँ भारत में कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन। तो आपको जानने का आश्चर्य होगा कि भारत के सारे पूरे कोस्ट लाइन पे, ईस्टर्न कोस्ट लाइन, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, दोनों जगह पर हमको कोरल रीफ देखने को मिलता है। मगर ये वैसी जगह पर नहीं मिलता जहाँ पर पानी में सेडिमेंट होता है, क्योंकि जब सेडिमेंट होती है तो जो सनलाइट है ये पानी को पेनिट्रेट करके कोरल तक नहीं पहुंच पाते। जब सनलाइट नहीं आ पाएगा तो जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा, कोरल को खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। इसीलिए सेडिमेंट वाली जगह पर कोरल नहीं मिलता। सुंदरबन का डेल्टा जो पूरा एरिया है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डेल्टा होने के कारण नदी गाद बहा करके, सेडिमेंट बहा करके लाती है, इसीलिए सुंदरबन में नहीं मिलता। बल्कि अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अरेबियन सी का जो पूरा कोस्ट है ऊपर से नीचे तक के, लक्षद्वीप पूरा एक कोरल आइलैंड है, इन सब जगहों पे कोरल रीफ मिलते हैं। कोरल रीफ मेनली 3 तरह का होता है। पहला फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा बरियर रीफ और तीसरा अटोल।
इनमें से कौन कौन सी रिवर अरुणाचल से होके बहती है? बराक, लोहित, सिबनसरी। तो इसमें से लोहित और सिबनसरी अरुणाचल से होके बहता है, बराक अरुणाचल से पास नहीं होता। आप इसका मैप देखिए, ये है दिबांग, ब्रह्मपुत्रा, सुबनसिरी और ये है लोहित। ओके, बराक इसके नीचे से होके पास कर जाता है, इसीलिए आपका बराक पहला नहीं है। यहाँ तक कि जो कामेंग नदी है ये भी अरुणाचल से होके पास करती है। तो कम से कम 4 नदी आप याद रखेंगे, लोहित, दिबांग, ब्रह्मपुत्रा, सुबनसिरी और कामेंग। ओके, तो ये जो आपके 5 नदियां हैं ये बहती हैं अरुणाचल से होकर के। तो 2 और 3 बी विल बी करेक्ट आंसर। जब भी आपको मन करे वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा करके देखिए। रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप मास्टर को कभी भी चुप करा सकते हैं, आगे पीछे बढ़ा करके दोबारा से सुन सकते हैं। देखो, ये है बराक नदी, दिख रहा है ये वाला, यहाँ से जा रही है ये वाला। ओके, ये बराक नदी है, तो ये अरुणाचल से पास नहीं करता। अगला है टर्की। हमने सवाल क्यों पूछा? क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो टर्की हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ में जो भी रीजन इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि इज़राइल इंपॉर्टेंट है, फिलिस्तीन इंपॉर्टेंट है, जो पूरा अजरबैजान, ये सब कंट्री हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको पूरा कवर करेंगे। ये जो टर्की है वो बसा हुआ है कहाँ पे? तो आप देखिए मैप में, ऊपर में है ब्लैक सी, नीचे में है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो ये 2 वाटर बॉडी के बीच में बसा हुआ है। कौन कौन सा? ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। बी विल बी करेक्ट आंसर। अब टर्की में जो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है वो हैं कुरोगलू माउंटेन, एनाटोलियन प्लेटू, ये काफ़ी फेमस है पठार, और टाउरुस माउंटेन। टाउरुस माउंटेन, कुरोगलू माउंटेन और एनाटोलियन प्लेटू। कम से कम इस पठार को याद रखिएगा, एनाटोलियन प्लेटू जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल है, बोधगया, खजुराहो, शिरडी, नासिक और तिरुपति, ये कौन कौन से एरिया में बसे हुए हैं, आपसे ये पूछा गया है। ओके, तो देखो, बोधगया जो रीजन है वो पड़ता है बिहार में। ओके, खजुराहो, शिरडी, नासिक, तिरुपति ये अलग अलग। जैसे कि देखो, जो बघेलखंड का रीजन है ये यूपी और एमपी के दोनों को एरिया को मिला के बना है। एमपी का नॉर्थ ईस्ट रीजन और वेस्टर्न यूपी का छोटा सा पार्ट, उसको मिला देंगे तो बघेलखंड बनेगा। तो बोधगया बिहार में है, न कि बघेलखंड में, इसीलिए गलत हो जाएगा। बोधगया कहाँ पर है? गया ज़िले में है। गया ज़िला पड़ता है मगध रीजन में। तो आपका पहला गलत हो गया। आपने 1 काटते ही ए और डी काट दिया। अब देखो, 2 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो मेरे को बस 3 और 4 देखना है। 3 क्या कह रहा है? शिरडी। 4 कह रहा है नासिक। तो शिरडी पड़ता है महाराष्ट्र में, इसका अहमदनगर ज़िला है वहाँ पे, ये विदर्भ में नहीं पड़ता। तो तीसरा गलत हो गया, तीसरा जो है वो गलत हो गया। विदर्भ में नागपुर और अमरावती आता है, अहमदनगर इसमें नहीं आता। ओके, तो तीसरा गलत होने के बाद मैंने बी काट दिया, आपका आंसर सी आ गया। 2 और 5। तिरुपति पड़ता है आंध्र प्रदेश में, जो रायलसीमा का रीजन है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, आपको मैंने एक झील के बारे में 3 बातें बताई हैं। ये भारत का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, आप इसी से पहचान जाएंगे। एक्चुअली ये एक रामसर साइट भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, और यहाँ पर फ्लेमिंगो सर्दी के दिनों में नेस्टिंग करने के लिए आते हैं। हम बात कर रहे हैं सांभर झील की। ये भारत का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है। चिल्का एक लगून है, चिल्का एक लगून है, और वूलर और लोकतक ये दोनों फ्रेश वाटर हैं। ये फ्रेश वाटर झील है, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते थे। सांभर झील भारत का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, जो राजस्थान के नागौर और जयपुर ज़िले में बसा हुआ है। ये चारों तरफ से अरावली हिल से घिरा हुआ है, रामसर साइट है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, जहाँ पर फ्लेमिंगो सर्दी में आते हैं नेस्टिंग करने के लिए।
वूलर जम्मू कश्मीर और लोकतक मणिपुर में है। ये दोनों फ्रेश वाटर की झीलें हैं, न कि खारे पानी की, न कि सॉल्ट वाटर। ओके। चिल्का झील ब्रैकिश है, एक लगून है, ये इनलैंड सलाइन सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, ये उड़ीसा में बसा हुआ है। दैट्स वाई सी सांभर लेक इज द करेक्ट आंसर। सवाल पूछ रहा है गल्फ ऑफ इलात के बारे में या फिर गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में। ये बॉर्डर करता है इनमें से कौन सी कंट्री को? तो आप जब वेस्ट एशिया का मैप देखेंगे तो आप ये पाएंगे ये है गल्फ ऑफ स्वेज की खाड़ी, और ये है गल्फ ऑफ अकाबा। वेस्ट में पड़ता है इजिप्ट, इसका इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला। ईस्ट में पड़ता है सऊदी अरेबिया। तो इजिप्ट और सऊदी अरेबिया इसे तो बॉर्डर करेगा ही करेगा। जो ऊपर कोना है वहाँ पर ये लगता है इजराइल से और जॉर्डन से। तो इजराइल और जॉर्डन ये 4 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है गल्फ ऑफ अकाबा। तो डी 1, 2, 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा फेरस मिनरल है? देखो, मिनरल होता है 2 तरह का, एक होता है मेटलिक, एक होता है नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक में धातु नहीं होते, मेटल नहीं होते, जैसे कि माइका, लाइम स्टोन। यहां तक कि जो मिनरल ऑयल हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, ये सब भी नॉन मेटलिक में आएगा। जो मेटलिक मिनरल हमारे यहाँ है ये होता है 2 तरह का, एक जिसमें लोहा रहे फेरस, दूसरा जिसमें लोहा ना रहे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके नॉन फेरस हैं। प्लैटिनम ये सब नॉन फेरस हैं। जो फेरस होता है उसमें आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट पाया जाता है। आयरन और मैंगनीज क्रोमाइट ये मिलता है फेरस मेटल मिनरल्स में। नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड ये सब पाए जाते हैं। ओके। तो जब माइका नॉन मेटलिक है तो फेरस की तो बात ही नहीं है, तो आपने यहाँ पर पहला काट दिया। जिप्सम भी नॉन मेटलिक है और लेड नॉन फेरस है। फेरस में केवल क्रोमाइट आएगा, तो सेकंड 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है बायो फर्टिलाइजर के बारे में। ये काम कैसे करता है? बायो फर्टिलाइजर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पौधों की जड़ों में जाकर के वहाँ पर इसके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। ये सॉइल में भी मॉडिफिकेशन करते हैं, सॉइल की पोरोसिटी इंक्रीज करते हैं, सॉइल एग्रीगेशन इंक्रीज करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट केवल प्लांट पर ही नहीं उसके सॉइल पर भी होता है। ओके। अब देखो यहाँ पे कैसे काम करता है। बायो फर्टिलाइजर में लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट के राइजोस्फीयर या फिर उसके इंटीरियर को कोलोनाइज करके वहाँ पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट का सप्लाई बढ़ा देते हैं। जब पौधे को दाना पानी खाना पानी अच्छे से मिलता है तो वो अच्छे से ग्रो करता है। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं बायो फर्टिलाइजर में? एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, फ्रैंकिया, अजोला ये फेमस है काफ़ी, साइनोबैक्टीरिया ये फेमस है काफ़ी। तो अजोला याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया याद रखना है, एजेटोबैक्टर याद रखना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं आपके बायो फर्टिलाइजर में। तो राइजोबियम, एनाबिना, सुडोमोनास, एजेटोबैक्टर ये चारों याद रखिएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे टॉपिक जो रियल लाइफ एप्लीकेशन में होते हैं वो बहुत ही फेवरेट है यूपीएससी के, उस पर लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है। बायो फर्टिलाइज़र के बारे में या फिर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए जो जियो इंजीनियरिंग करी जाती है उन सब पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। सब कवर करा देंगे हम, टेंशन की बात नहीं है। रोज़ 10 क्वेश्चन हमारा काम रहेगा डेली, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई हमारी आज की, ये थे हमारे 10 टॉपिक। और हम कल मिलेंगे अपनी अगली क्लास में जहां पर हम बात करेंगे अगले 10 टॉपिक की, अगले 10 क्वेश्चन की। लेक्चर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।